वेलकम अगेन टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आज से पहले आपको लगता था साइंस से डर, तो उसके लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना। किधर जाना है? इधर। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and we are doing the new chapter of physics, that is force and laws of motion. This is the second chapter of physics बेटा। and ये जो चैप्टर है ना हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ साथ में क्या है, ये हम लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके फुल मार्क्स आने की पूरी पूरी गारंटी होती है, अगर आप ठीक करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बेटा देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स का भी कुछ लेना देना होगा। ऑलरेडी आप लोग 8th क्लास तक फोर्स के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। तो पहले देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स। आप इन पिक्चर्स को देखो और जरा ये बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, इस कार्ड को लेकर जा रहा है। ये जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कार्ड मेरी इसके उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैंने इस अलमीरा की डोर को अगर खोलना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको अपने आगे की तरफ मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। यहाँ पर ये जो बच्ची है इसने क्या किया, हॉकी से इस बॉल को जिस डायरेक्शन में वो हिट करेगी, बॉल उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। प्लस यहाँ पर क्या किया गया है कि एक बलून को लेकर या रबड़ की बॉल को लेकर अगर इसको दोनों हाथों से ऐसे कंप्रेस किया तो उसकी क्या हो गई, शेप चेंज हो गई। यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को हमने क्या किया, अगर पुल कर दिया दोनों तरफ से तो इसकी शेप भी अगेन चेंज हो गई। इट मीन्स इन सारे केसेस में हमें एक चीज देखने के लिए समझ में आई, वो क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्स, हमने क्या देखा कि ये सारे क्या है, फोर्स के तो इफेक्ट है बेटा। फोर्स लगाकर मैंने इसको मूव करवा दिया, इसको बाहर की तरफ खींच लिया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले रेस्ट में थी इसको मोशन में लेकर आ गई है, इसकी शेप चेंज कर दी। तो अब ये फोर्स क्या चीज है, आप लोगों को पता ही होगा फोर्स क्या चीज है भैया। आप पुश और पुल, कोई भी धक्का या खिंचाव क्या है, हमारा एक फोर्स है। और फोर्स को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, एफ से। एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। इतना सारा ऑलरेडी हम लोग बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। अब हम लोगों ने अब से पहले जो मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई मोशन क्या चीज होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये पढ़ा हमने। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि भाई इस मोशन का कारण क्या है। मोशन के टाइप तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसका हमने कारण नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मोशन का कारण क्या है, प्लस क्या पढ़ेंगे, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। हमने ये भी पढ़ा था कि टाइम के साथ साथ भाई मैं घर से तो निकली जिस स्पीड से, जब तक मैं स्कूल पहुंची हूँ या स्कूल से घर पहुंची तब तक मेरी स्पीड चेंज हो चुकी है, तो ऐसा क्यों होता है। प्लस डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, क्या जितनी भी मोशन की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी सबको कोई ना कोई कॉज चाहिए, या विदाउट एनी कॉज भी कोई मोशन हो रही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर है यस कि हाँ भैया मोशन के लिए कोई ना कोई कारण तो जरूर चाहिए, तो फिर वो कारण की नेचर क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि फॉर सेंचुरीज साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स थॉट दैट रेस्ट वाज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कई सदियों तक तो जो फिलोसफर्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो यही मानते रहे कि हर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब कि वो अपने नेचुरल स्टेट में है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अ बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर अ वाइल्ड मैन हिट। मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको किक किया, लुढ़क गई, लेकिन एट लास्ट आगे जाकर वो क्या होगी, जो रुक गई, क्योंकि उसकी नेचुरल स्टेट ही वो थी।
तो हर कोई चीज अपनी नेचुरल स्टेट में आना चाहती है। मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ उछाला जी, नीचे आकर गिर गया आराम से, रेस्ट में आ गया जी। ठीक। फोर्स इन एवरी फोर्स इन एवरीडे लाइफ, इन डेली लाइफ हम क्या देखते हैं, सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। कि भाई जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप साइकिल चला रहे हो, आपके फ्रेंड्स पीछे से आ गए और आपको धक्का मारना शुरू कर दिया। ठीक, स्पीड बढ़ा दीजिए आपकी, या फिर आगे से आके हैंडल पकड़ लिया, अब आपकी मूवमेंट को उन्होंने रोक दिया। एक्सपीरियंस करोगे ना आप लोगों ने इस तरह के एग्जांपल्स। दिस फोर्स इज रिलेटेड टू पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को कभी भी हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ इसको क्या किया जाता है, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। फोर्स इज डिफाइंड थ्रू इट्स इफेक्ट, जिस तरीके का फोर्स होगा उसी तरीके का उसका नाम हो जाता है कि भाई मस्कुलर फोर्स है, या ये फ्रिक्शनल फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। इसके इफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बात आ जाती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर आप देखो, ये कोई वुडन बॉक्स है, इसको पहले एक बच्चे ने हिलाने की कोशिश की। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा कि एक फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करने के लिए लगता है। यहाँ पे इस वुडन बॉक्स को पुश करने के लिए इस बच्चे ने जितना भी फोर्स लगाया, सरफेस ने उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया इसकी मोशन को रोकने के लिए। तो क्या हुआ, ये हिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब क्या हुआ जी, पहले एक बच्चा हिलाने की कोशिश कर रहा था, अब दो बच्चे आए। स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या किया, फोर्स लगाया, दोबारा से सरफेस ने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया जी, नहीं हिल रहा। अब बच्चों को लगा कि भाई नहीं, अब हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो अब उन्होंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई, देखा कि वुडन बॉक्स है वो हिल गया। फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पर भी लग रहा था। इट मीन्स अब यहाँ पर हमें दो बातें निकल कर आई कि भैया फोर्स तो दोनों तीनों कंडीशन में लग रहे हैं, तो एक बार मूवमेंट हो रही है, एक बार मूवमेंट नहीं हो रही है। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है, जब कभी भी कहीं पर भी बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे होंगे तो वहां पर मोशन नहीं होगी। देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल कि यहाँ पर क्या था, जितना इस पर्सन ने फोर्स लगाया सेम फोर्स सरफेस ने लगा दिया, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे कि ऑब्जेक्ट, मान लो इस पर्सन ने जो फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन का था, वहां से जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो भी 5 न्यूटन का था, न्यूटन। ठीक है, जीरो। ठीक है, अगेन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि उतना ही लग रहा है, लेकिन अब बच्चों को समझ में आया कि नहीं भाई हमें तो थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी है, तो अब इनके थ्रू जो फोर्स लग रहा था वो सपोज बढ़ गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही लगेगा सरफेस का, मोशन हो गई जी। ठीक है, तो यही हमारा बैलेंस फोर्स है कि जब कभी भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है बैलेंस फोर्स। अब जब तक भी बैलेंस फोर्स कहीं पर काम करेगा तब तक मूवमेंट नहीं होगी, जबकि जहां पर अनबैलेंस फोर्स आ जाता है वहां पर हमारी मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ से अब 1 मार्कर क्वेश्चन बन गया बेटा कि मोशन के पीछे क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऑफ कोर्स यस। Which type of force is responsible for the motion of an object? This is unbalanced force. जब कभी भी unbalanced force, जब दो तरफ से लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स, और अगर उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन आती है इट मीन द फोर्स इज अनबैलेंस्ड। साथ साथ में ये भी दिमाग में बात रखनी है कि जोन सा फोर्स ज्यादा होगा, अनबैलेंस फोर्स जिस डायरेक्शन से ज्यादा लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर जाता है। अब देखो यहाँ पर जो अनबैलेंस फोर्स था, ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला 5 न्यूटन का फोर्स था, तो ऑब्वियस बात है ये ग्रेटर देन है, इसलिए बॉक्स हमारा इस तरह मूव कर गया। क्लियर, चलिए अब आगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर इजैक न्यूटन, आपने उनके बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, एप्पल वाली जो स्टोरी है उनकी काफी फेमस है, अभी इसी चैप्टर में आएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही मोशन के बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि कब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उन्होंने ही मोशन के कॉज के बारे में स्टडी की और तब जाकर उन्होंने क्या बताया, मोशन से रिलेटेड उन्होंने 3 लॉ बना दिए बेटा। इन तीनों लॉज को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो 3 नियम है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि
कुछ लॉज को एक स्पेसिफिक नाम भी मिल गया, तो वो नाम क्या है, क्यों दिया गया, अभी उसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फिर कुछ क्या किया, अपनी कंक्लूजन निकाली। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या उन्होंने a marble rolling down an inclined plane increases its speed। एक मार्बल कंचा लिया उन्होंने और एक इंक्लाइंड प्लेन से उसको ऊपर से छोड़ दिया। आप लोगों ने भी कई बार खेल खेल में ये वाली एक्टिविटी की होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो जो मार्बल है वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। प्लस a marble rolling up an inclined plane decreases in speed। अब अगर इसी मार्बल को इसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाया जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। आप लोगों ने ये कहाँ पर एक्सपीरियंस कर रखा है, जब हम लोग किसी रैंप पर उतरते हैं या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो जब चढ़ाई चढ़ते हैं यहाँ पर तो हमारी स्पीड कितनी स्लो होती है, और जब उतरना होता है ढलान पर तो ऐसा लगता है कि हमें तो चलना ही नहीं पड़ रहा है जी, अपने आप से उतरते जा रहे हैं। सेम ये गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। On a smooth double inclined plane, a marble rolled from one side would climb up to nearly the same height on the other side। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि अगर हम इसको यहाँ से करें और इसका जो इंक्लिनेशन है वो धीरे 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 कम करते जाएं। पहले उन्होंने देखा कि जिस स्पीड से वो इधर से आया, जितना दूर चला उतना ही दूर वो यहाँ पर चला गया। अब अगर इसका इंक्लिनेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करते रहे, तो आप देख रहे हो कि ऐसे आया, फिर एट लास्ट इस तरीके का आ गया। तो क्या बताया उन्होंने, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं बेटा कि अच्छा पहले ये बता देती हूँ इसका। इफ द सेकंड प्लेन इज मेड लेस स्टिप, उन्होंने देखा कि अब लेस स्टिप हो गया सेकंड वाला प्लेन, द मार्बल ट्रेवल्स फर्दर बिफोर रीचिंग द सेम हाइट, वापस से वो उतना ही चला जी। अब सेकंड प्लेन को जो है हॉरिजॉन्टली कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही मीन स्लोप जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो क्या देखा कि जो मेरा मार्बल है वो नहीं रुकेगा, चलता जाएगा। ये गैलीलियो गैलीली की कंक्लूजन थी। कंक्लूजन उन्होंने क्या बताया कि एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जो कि बाहर से लगाया जा रहा है, इज नीडेड टू चेंज मोशन नॉट टू मेंटेन इट। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि भाई गैलीलियो ने तो ये बताया कि जैसे जैसे मैं इसका इंक्लाइनेशन जो है वो कम करते जा रही हूँ, इसकी मूवमेंट जो है वो फर्दर और बढ़ती जा रही है, तो ये रुकेगा कब। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये क्या करेगा जी, चल रहा है तो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अब गैलीलियो गैलीली की ऑब्जर्वेशन को और ज्यादा स्टडी किया न्यूटन ने। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप अपने आप करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है बेटा। इसके लिए हमने क्या करना है, एक हमने ग्लास लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक प्लेइंग कार्ड ले लिया, ताश के पत्ते होते हैं ना वो ले लिया, और उसके ऊपर 1 रुपये का कॉइन रखा। ठीक है, 1 रुपये का कॉइन रखने के बाद अब आपने क्या किया, फिंगर से ऐसे फ्लिक किया कार्ड को, तो आप क्या देखते हो कि मेरा कार्ड और मेरा जो 1 रुपये का कॉइन था दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है, अब दोबारा से सेम, अब मैंने क्या किया, 1 रुपये के कॉइन की जगह 5 रुपये का कॉइन ले लिया, वापस से फ्लिक किया उसको, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरा 5 रुपये का कॉइन है वो तो मेरा ग्लास में चला गया, जबकि जो मेरा कार्ड था वो दूर जाकर गिरा। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए एक फिजिकल टर्म जिसका नाम है इनर्शिया, ये हमें पढ़नी पड़ेगी, तो तब उस एक्टिविटी का 5 रुपए के सिक्के का गिलास के अंदर जाने का कॉज हमें समझ में आएगा। अब इनर्शिया है क्या चीज बेटा, इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। इनर्शिया है क्या, कुछ भी नहीं है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है। हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, वो क्या, कि वो अपनी पोजीशन में ही बना रहना चाहता है, ये उसकी टेंडेंसी है। और अगर कोई उसको हिलाने की कोशिश करता है तो वो उसको अपोज करेगा। ऑब्वियस बात है, आप मोबाइल में बैठे हुए गेम चला रहे हो, ठीक है, मम्मी ने कोई काम दे दिया कि बेटा जा
एक गिलास पानी ला दे या ये काम कर दे, दुकान से मुझे बाहर से ये वाला सामान ला दे, तो आपको क्या, आप तो मोबाइल ही खेलते रहना चाहोगे ना। पहले वहीं बैठे बैठे मम्मी के साथ आर्गुमेंट करते हो, यार मम्मी दीदी से मंगवा लो, यार मम्मी उसको भेज दो, ये हो गया वो हो गया, है ना। क्योंकि आप क्या करो, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रहे। ठीक इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, वो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है, और अगर उसकी पोजीशन में चेंज कर रहा है कोई, तो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाएगा। दिस टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस इनर्शिया को समझने के लिए यहाँ पर कुछ 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ से गिव रीजन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। पहले हम पढ़ लेते हैं, तो इनके पीछे का कॉज पढ़ेंगे। मूविंग कार, अगर आप किसी चलती हुई कार में बैठे हुए हो, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली आवर बॉडी टेंड्स टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज इनर्शिया। आप लोगों ने देखा होगा कि आप पापा कार ड्राइव कर रहे हैं, या पापा भाई कोई भी, या आप रैपिडो करके जा रहे हैं, आप ड्राइवर की सीट के बराबर में बैठे हो, ठीक है, आउट ऑफ सडन, चाहे बेशक पीछे वाली सीट पे भी बैठे हो, सबने एक्सपीरियंस किया है, अचानक से अगर ब्रेक लग जाते हैं, सीट बेल्ट अगर हमने नहीं पहनी हुई है, तो क्या होगा, हमारा जो फोरहेड है वो सामने जाके पैनल पे लगेगा, इवन दो जो ड्राइवर है उसका भी स्टीयरिंग पे लगेगा जाकर, तो इंजरी हो सकती है ना, देखा है सब लोगों ने। तो सीट बेल्ट इसलिए पहनी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई सीट बेल्ट आर एडवाइज टू वियर, ताकि हमारी जो बॉडी है वो रुक जाए, हम पूरा एक साथ हमारी पूरी बॉडी आगे न चल जाए। हमारी बॉडी आगे क्यों गई, हमें तो मेन कॉज इसका जानना है। जब हम बेटा मूविंग कार में बैठे हुए थे, तो मेरी जो बॉडी है कार के साथ साथ वो भी मूविंग पोजीशन में है, ठीक है। अब क्या होता है जी, मेरे जो पैर है वो कार के फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, तो क्या हुआ जी, जैसे ही कार में ब्रेक लगी, मेरी जो पैर है वो तो क्योंकि कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, तो वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन मेरी जो अपर बॉडी है वो क्या है, वो अभी भी मोशन में रहना चाहती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन में रहना चाहता है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमारा जो सर है वो पैनल के साथ टकरा गया। अब ऐसा ना हो इसलिए क्या हो गया, सीट बेल्ट पहनने के लिए हम लोगों को एडवाइस किया जाता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आप कभी बस में खड़े हुए हो, बाई चांस आपको सीट नहीं मिली है, व्हेन द बस सडनली स्टार्ट, बस रुकी थी, खचाखच भर गई जी, क्योंकि ड्राइवर लोग क्या करते हैं, जब तक पूरी भर नहीं जाएगी तब तक चलाएंगे नहीं। आप अपना डंडा पकड़ के खड़े हो या बिना डंडे के मोबाइल चला रहे हो जी खड़े हुए, वहां पे क्या हुआ, ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट की, तब क्या होगा, हम लोग क्या होता है उस केस में, पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। चलती हुई कार अचानक से रुकी, आगे की तरफ गिरे, अचानक से रुकी बस चल पड़ी, हम पीछे की तरफ गिरे। इसका रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी मूव्स विद द बस, हमारे जो पैर है वो डायरेक्ट बस के फ्लोर के कांटेक्ट में थे, इसलिए वो क्या है, बस के साथ चल पड़े। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या, अगेन क्या कर रहा है, टेंड्स टू स्टे स्टिल, अभी भी वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हम पीछे की तरफ गिर गए। एक और एक्सपीरियंस, ये सारे एक्सपीरियंस अपने अपनी लाइफ में कर रखे हैं। शार्प टर्न, बॉडी टेंड्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कार चल रही है अचानक से ड्राइवर ने क्या किया जी, टर्न कर लिया, तब हम देखते हैं कि हम एक साइड गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगेन फिर वही हमारी बॉडी कैसे रहना चाहती है, अभी भी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन क्या होगा, कार ने तो चेंज कर ली भाई अपनी डायरेक्शन, क्योंकि इंजन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया था। हमारी बॉडी जो है वो अभी भी इनर्शिया की वजह से पहली वाली पोजीशन स्ट्रेट में ही जाना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोग एक साइड में गिर गए। अब इन तीनों केसेस का क्या कंक्लूजन है, इन ऑल केसेस इनर्शिया रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो रेजिस्ट कर रहे हैं इनर्शिया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया क्या चीज है बेटा, इनर्शिया एक टेंडेंसी है। इसको मेजर कैसे करेंगे, बात आती है ये कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा इनर्शिया लगा रहा है। तो इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा। तो ये वाली जो भी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था कि जो 5 रुपए का कॉइन है बेटा, ऑब्वियस सी बात है वो 1 रुपए के कॉइन का कंपेरेटिवली कैसा है, थोड़ा सा हैवी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसने ज्यादा इनर्शिया दिखाया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर गिर गया। जबकि 1 रुपए वाला जो कॉइन था वो हमारा इस कार्ड के साथ चला जाता है दूर। अब बात आ गई व्हाट इज मास। अभी मैंने आपको बताया मास एंड इनर्शिया, ये दोनों, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में 9th क्लास के ही फर्स्ट चैप्टर में
कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, है ना, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसको बोला जाता है मास। बट इन फिजिक्स इट आल्सो टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिफाइन थी, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स के लिए, जो फोर्स उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझो, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का इतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अब यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा क्वेश्चन है 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन का, कि दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा है, साइकिल और ट्रेन का। वैसे बात है ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। फुटबॉल एंड स्टोन, सेम साइज का स्टोन एंड फुटबॉल है तो स्टोन का, क्योंकि तीनों ही केसेस में, ट्रेन वाले केस में ट्रेन का मास ज्यादा था, स्टोन एंड फुटबॉल वाले केस में स्टोन का मास ज्यादा था, एंड 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी वाले कॉइन में 5 रुपी के कॉइन का मास ज्यादा था, जिसकी वजह से उन तीनों का इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर देखो समझाने के लिए दे रखा है कि अगर मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, या कोई बॉल है, मैंने उसको किक किया तो क्या होगा, वो फुटबॉल या बॉल दूर जाकर गिरेगी। अब मैंने सेम साइज का, जितनी बड़ी मैंने फुटबॉल या फिर बॉल लेती, सेम साइज का अगर मैं स्टोन ले लेती हूँ तो क्या होगा, और मैंने उतना ही फोर्स लगाया तो स्टोन तो टच से मस नहीं हुआ, हाँ मेरा पैर जरूर इंजर्ड हो गया होगा ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्टोन और फुटबॉल के केस में फुटबॉल का इनर्शिया कम होगा क्योंकि उसका मास कम है। अब यहाँ पर देखो, एक ये छोटे साइज की फुटबॉल है और एक ये लार्ज साइज की फुटबॉल है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसलिए ये उतना, इसको मुझे किक करने के लिए क्या हो रहा है जी, अगर सेम फोर्स लगा रही हूँ तो इसमें ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, उसमें कम मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। जब आपने किक किया तो इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया आपने, ये बेचारी ज्यादा दूर चलेगी, जब आपने इसको किक किया तो आपने कम फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज ये ज्यादा अपोज करेगी, ज्यादा इनर्शिया इसका होगा। क्लियर है जी। मास एंड इनर्शिया, light objects move easily with small force while heavier object resist motion more strongly। क्लियर, एक ही बात को बार बार तोड़ के मोड़ के आपको समझाया जा रहा है कि ताकि हमारे यहाँ पर फिट हो जाए। अब इन सारे कंक्लूजन से निकल कर आता है जी हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने एक लॉ ही दे डाला जी, उनके दिमाग में क्या आया, न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशन थी या आइडिया से उनको अच्छे से स्टडी किया और फिर उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। ऐसा नहीं है कि गैलीलियो ने कुछ हमें गलत बताया था, बस न्यूटन ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा और एड ऑन कर दिया एंड गेव 3 लॉज, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। अभी हम सिर्फ फर्स्ट लॉ को बेटा यहाँ पर कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहना चाहता है इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कब तक, जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब मम्मी ने ज्यादा ही डांटा कि जा भाई चल तुझे लेकर आना पड़ेगा पानी, ला के दे मुझे सामान, मम्मी ने ज्यादा डांट वाला फोर्स लगाया आपके ऊपर, तो आप अपना मोबाइल साइड में रखकर चल पड़े जी काम के लिए। अगर मम्मी नहीं बोलती डांट से तो आप नहीं जाते। सेम, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंजेस इन देयर मोशन, ऑब्जेक्ट जो है किस चीज का अपोज करते हैं, उनके मोशन का। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया, उनकी इस टेंडेंसी का ही नाम है इनर्शिया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कैसे क्वेश्चन आता है कि स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड सो। जिसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ है, और इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली किससे रिलेशन है, इनर्शिया से, इसलिए इसका नाम है इनर्शिया। तो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की बुक में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक लीव वाला क्वेश्चन है कि हमने पेड़ की ब्रांच को शेक किया तो उसमें से कुछ लीव जो है वो डिटैच हो जाती हैं, उसका रीजन बताइए। वहां पर भी लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा। बस के ऊपर हमने लगेज को रखा और रोप से क्यों बांधा,
ठीक है। कारपेट को मैंने जब बीट किया स्टिक से तो उसमें से डस्ट के पार्टिकल्स क्यों निकल कर बाहर गए, तो इससे रिलेट करके आप उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए होमवर्क सारा रिवाइज करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।